नंबर सिस्टम पार्ट नंबर 9, प्रश्न नंबर है आपका 11। 11th नंबर प्रश्न आपका रहेगा। सवाल नंबर 11 है कि यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो n की पावर 3 माइनस n सदैव किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा। प्रश्न नंबर है आपके पास 11। यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तब n की पावर 3 माइनस n, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो n की पावर 3 माइनस n सदैव किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं कि n प्राकृतिक है तो यहाँ पर हम n का मान 1 लगाते हैं, फिर n का मान हम लोग यहाँ पर 2 लगाते हैं। n का मान 1 लगाने पर देखते हैं इसका मान क्या होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर n का मान 1 लगाता हूँ तो 1 की पावर 3 और माइनस 1 मतलब कितना हो गया आपके पास 0। n एक प्राकृतिक संख्या है तो n की पावर 3 माइनस n किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा। तो n प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है। तो आप n का मान 1, 2, 3, 4 लगा कर देखते हैं कि इसका मान क्या आता है। मैं n का मान 2 लगाता हूँ तो ये हो जाता है 2 की पावर 3 माइनस 2, इसका मान हो जाएगा 6। हम लोग एक काम करते हैं n का मान 3 लगाते हैं तो ये हो जाता है 3 की पावर 3 और माइनस 3, 3 तिया 9 तिया 27 में से गया 3 तो कितना बचेगा 24। ऐसे आप n का मान 4 लगाते हैं तो आपको कुछ और मान मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 0 है, यहाँ पर हमारे पास 6 है, यहाँ पर हमारे पास 24 है। मुझे आप लोग बताइए कि बड़ी से बड़ी वह संख्या कौन सी है जो 0 को भी काट रही है, 6 को भी काट रही है और 24 को भी काट रही है। तो इन तीनों संख्याओं को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 6 होगी। अर्थात अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो n की पावर 3 माइनस n को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या 6 होगी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। प्रश्न नंबर है आपका 12। प्रश्न नंबर 12 है कि पहली और दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद जो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होती है 3 होती है। सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है जो अभाज्य संख्या है वो 2 है और 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो 3 होती है। तो आपके पास 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा। अगला है कि 2/3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है आप जानते हैं, जिस संख्या को हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a का मान कुछ भी हो सकता है लेकिन b का मान 0 नहीं हो सकता। जिस संख्या को हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं जहां पर a का मान कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, v का मान 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है फिर वो अपरिमेय कहलाती हैं। अर्थात जिन संख्याओं को हम लोग a/b के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं वो सारी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो प्रश्न में साफ दिख रहा है, प्रश्न नंबर 13 है। मैं इसका लिंक भी आपको दे सकता हूं व्यक्तिगत, आप लोग इसे PDF को डाउनलोड कर लें और उसके बाद इसका प्रिंट कहीं से निकाल लें। या प्रश्न को बेहतर ये है कि कॉपी में आप लोग उतार लें और जब मैं आपको पढ़ाऊँ या आप मेरा लेक्चर देखें तो उसके बाद अपने नोट्स को आप खोल लें। 2/3 परिमेय संख्या है तो √2/√3 हमारे पास एक संख्या √2 है और ऊपर हमारे पास √3 है। मैं √2/√3 को हल करूंगा तो नीचे भी √3 से गुणा करेंगे और ऊपर भी √3 से गुणा करेंगे। नीचे वाली किसी संख्या का रूट खत्म करना चाहते हैं तो इसे कॉन्जुगेट से गुणा करते हैं, √3 तो ऊपर √2/√3 कितना हो गया, √6 हो गया और √3 का मतलब कितना होगा, 3 होगा। हम लोग जानते हैं कि √6 का मतलब ये है कि 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है, क्योंकि मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो ये पॉइंट में आएगा और पॉइंट में भी संख्या 3 तरह की होती हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ कि 3 तरह की कौन कौन सी होती हैं। एक संख्या जैसे मैंने आपके पास लिखी है 1.73, इसे परिमित
या सीमित दशमलव संख्या कहते हैं। एक संख्या आपके पास है 1.737373 ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर 1.73 पर आपने बाल लगा दिया। जिस संख्या पर पॉइंट के बाद पुनरावृत्ति थोड़ी एक सही तरह से होती है उस संख्या को रोकने के लिए बाल लगा देते हैं, और ऐसी संख्याओं को शांत आवर्ती दशमलव या अनंत आवर्ती दशमलव कहा जाता है। लेकिन अगर सवाल ऐसे होगा कि 1.734567 ऐसे कुछ उल्टा सीधा आगे चलता रहेगा तो ऐसी संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव, ऐसी संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव या अनंत गैर आवर्ती दशमलव भी कहा जाता है। ऐसी संख्याओं को आप p/q के रूप में बदल सकते हैं। ऐसी संख्याओं को आप लोग a/b अर्थात p/q के रूप में बदल सकते हैं, लेकिन ऐसी संख्याओं को p/q के रूप में नहीं ला सकते। अर्थात बहुत सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं जो परिमित होती हैं और जो शांत होती हैं। जो अशांत होती हैं उनका p/q या a/v रूप नहीं बनता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो √6 का जो मान है वो अपरिमेय है। जब अपरिमेय संख्या को किसी संख्या से भाग या गुणा करते हैं तो वो संख्या भी अपरिमेय होती है। तो ये संख्या आपके पास अपरिमेय हो गई। तो इसमें आपका प्रश्न नंबर 13 का बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 14 है कि 40 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 40 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो सबसे इसका कोई खास तरीका नहीं है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 3 के बाद 5 है और 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 और 11 के बाद 13। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारी संख्या चल रही हैं। ये सभी संख्या अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर वह संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगी, एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है, या हम ये भी कह सकते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हो। ये 2 है, इसके केवल 2 फैक्टर होंगे हमारे पास 1 × 2, इसका कोई फैक्टर नहीं। यदि किसी संख्या के एकमात्र 2 फैक्टर हों जैसे मैंने आपको दिखाया तो वो संख्या अभाज्य होती है। यदि किसी संख्या के 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर बनते हैं तो वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। आप ऐसे ही लिखकर इसकी गिनती करेंगे तो 40 से जो कम अभाज्य संख्या होती हैं उनकी संख्या होती है 18। 18 आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। यदि n 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है तो n+1 के बारे में क्या कहना सही होगा। सबसे पहले जो कहा जाता है उसे हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि n 4 लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई है। n 4 लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई है 4 प्राकृतिक संख्याओं का। तो देखो जैसे 1 के बाद आपके पास 2, उसके बाद 3 और 4 प्राकृतिक संख्या हमने ले ली है। हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है। हम कुछ और लगातार 4 संख्या लेते हैं जैसे 2, 3, 4 और आपके पास कितना होगा 5। ये हमारे पास 120 आ गया। ये तो n के मान हो रहे हैं साहब, कुछ आगे भी आप निकाल सकते हैं। उसने कहा कि n+1 के बारे में क्या कहेंगे। ये दोनों मान n के हैं। अब मैं n+1 का मान निकालता हूँ। मैं इसमें 24 में 1 जोड़ता हूँ तो 25 हो गया। बात वो सही होगी ऑप्शन की जो दोनों का या तीनों कंडीशन को फॉलो करेगी। प्राकृतिक संख्याओं की एक बार गुणा करते हैं तो 24 आता है और एक बार करते हैं तो 120 आता है। फिर कहा n+1 तो हम 24 में 1 जोड़ देंगे तो 25 हो जाता है। फिर n+1 120 में 1 जोड़ देते हैं तो 121 हो जाता है। तो इसने कहा कि यह एक अभाज्य संख्या है, इनमें से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, गलत हो गया। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यहाँ बिल्कुल सही है। ये दोनों ही संख्या पूर्ण वर्ग हैं, अर्थात अगर 4 प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करेंगे और उसमें अगर 1 जोड़ते हैं तो अवश्य आपको किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग प्राप्त होगा, मतलब बिल्कुल सही है। तो इसमें जो 15 का जो आपका ऑप्शन है, 15 का ऑप्शन है आपके पास बी वाला। 15 का ऑप्शन आपके पास बी वाला है, अर्थात हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है।
आगे करें कि इसमें एक ऑप्शन ये भी तो दिया है कि यह एक विषम संख्या है। हाँ, ये दोनों विषम संख्या आपको मिल रही हैं। चलो एक काम और करते हैं, कोई और ले लेते हैं। जैसे हम आगे ट्राई करते हैं कि 3, 4, 5, 6। अभी हमने 2 बार ट्राई किया तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारे सही हो रहे हैं कि यह एक विषम संख्या है, 25 और 121, हाँ विषम भी है, और यह एक वर्ग भी है। तो हम देखते हैं, अब तीसरा वाला वेरीफाई कर देगा कि क्या बात सत्य है। 6 पंजे 30 चौक 120, 6 पंजे 30 चौक 120, और तिया कितना होगा हमारे पास 360। 360 में 1 जोड़ते हैं तो ये 361 हो गया। फिर हमारे पास संख्या विषम और वर्ग है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है और यह एक विषम संख्या भी है। अर्थात किन्हीं 4 प्राकृतिक संख्याओं के मल्टीप्लाई में 1 जोड़ते हैं तो एक विषम संख्या होने के साथ साथ किसी का वर्ग भी होती है। तो यहाँ पर हमें एक काम करना चाहिए कि बी और सी, वी और सी दोनों ही ऑप्शन होंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, कोई परेशानी आती है, किसी प्रश्न में या उलझन आती है तो आप मुझसे व्यक्तिगत भी बात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 16 के शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहा जाता है। शून्य और प्राकृतिक संख्या जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस बात का मतलब ये हुआ कि यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो वो क्या बन जाती हैं, तो वे पूर्ण संख्या बन जाती हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में आप लोग शून्य को भी जोड़ लेते हैं या शून्य को भी ऐड कर लेते हैं तो वो संख्या पूर्ण बन जाती हैं, उन्हें होल नंबर कहा जाता है। और एग्जाम में ये भी सवाल आपके आया हुआ है कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है या सबसे छोटा होल नंबर क्या है। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो आपके पास 0 होती है। अगला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या 7-7 होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या 7-7 होती है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर है आपके पास बी वाला। प्रश्न नंबर 17 का बी वाला सही है। 17 का बी वाला सही क्यों है इसे जानेंगे। प्रश्न नंबर 17 में कहा जाता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या 7-7 होती है। एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या। करें कि प्रत्येक परिमेय संख्या 7-7 होती है तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो एक वास्तविक संख्या भी होती है, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए अगर कोई छोटी चीज है तो वो बड़े के अंदर होगी, ना कि बड़ी चीज छोटे के अंदर। हम लोग जानते हैं कि ये सबसे बड़ा गोला है। सबसे बड़ा गोला हो गया संख्याओं का, हो गया। इसके अंदर हम 2 जगह इसे बांट रहे हैं। एक होती है हमारे पास रियल नंबर और एक होता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। मतलब एक होती है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक, है ना। वास्तविक संख्याओं के अंदर 2 तरह की संख्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है और प्रत्येक वास्तविक संख्या अपने में संख्या है। हम इसका मतलब ये है कि प्रत्येक परिमेय जो संख्या होती है, अंदर वाली के लिए प्रत्येक बोल सकते हैं या सभी बोल सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, या सभी अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं को 2 जगह बांटते हैं, परिमेय में और अपरिमेय में। तो बिल्कुल सही है, प्रत्येक या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, बिल्कुल सही है। और प्रत्येक या सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक होती हैं। समझ में आ रही बात। अगला है कि संख्या रूट 2 है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि संख्या रूट 2 क्या है। जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल या घनमूल नहीं निकलता है, ऐसी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्योंकि मैं इसका मान निकालूंगा तो मान बिल्कुल सही लफ्जों में नहीं निकलेगा, वो अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में मुझे प्राप्त होगा। और जो संख्याएं या जो मान अशांत आवर्ती दशमलव या अनंत गैर आवर्ती दशमलव होते हैं, वैसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। नॉर्मली 2 तरह की संख्याओं से संबंधित सवाल एग्जाम में आते हैं, तो रूट वाली संख्या और एक पाई का मान।
कहीं 22/7 लिखा है तो वो तो परिमेय है, लेकिन पाई कहा है तो पाई अपरिमेय संख्या है। तो पाई और रूट वाली सभी संख्याएं जिनका मूल नहीं निकल सकता वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। अगला है हमारे पास कि संख्या √3 है। देखो इसका नाम बदला गया है, संख्या हमारे पास √3 है। संख्या √3 है। सबसे पहला है एक परिमित दशमलव। परिमित दशमलव वो होता है जो एक बिल्कुल, जैसे मैं कहूँ 1.73, ये परिमित है, बिल्कुल निश्चित हो गया। एक होता है एक अनंत आवर्ती दशमलव। एक अनंत आवर्ती वो होता है जैसे 1.73 पर बार होता, या √3 का मान 1.732 के बराबर होता है, ये भी गलत है। √3 का मान 1.732 प्रश्न को हल करने के लिए मान लेते हैं, जबकि √3 का मान 1.732 के बाद भी एक अशांत आवृत्ति चलती रहती है, और अशांत आवृत्ति को हम लोग जो कहते हैं वो एक अनंत गैर आवर्ती दशमलव कहते हैं। √3 का मान होता है 1.73264, ऐसी आगे तक चलता रहेगा, मतलब अशांत आवर्ती कह सकते हैं या अनंत गैर आवर्ती कह सकते हैं, एक ही बात है। अगला है कि यदि n और p दोनों विषम संख्या हैं, यदि n और p दोनों विषम संख्या हैं, यदि n और p दोनों विषम संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या होगी। हमारे पास एक संख्या n है और एक संख्या हमारे पास p है। एक संख्या हमारे पास n है और एक संख्या p है। यदि n और p दोनों विषम संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या होगी। जैसे एक विषम संख्या ले ली 1 और अगली ले ली 3। पहला ऑप्शन है हमारे पास n + p। n का मान भी आपको विषम लेना है, अपने पास से कुछ भी ले दो जो मन करे। जितना छोटा लेते हैं उतना सवाल करने में, जोड़ने घटाने में आसानी होती है। n भी एक विषम है और p भी एक विषम है, तो कह रहे हैं कि ऑप्शन में क्या सम होगा। अगला ऑप्शन है n + p + 1। अगला है n + p + 1, और इससे अगला आपके पास है np + 2, np + 2, और उससे अगला है आपके पास np। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या सम है आपको बताना है। n का मान 1 लगाते हैं, p का 3 लगाते हैं, तो 3 और 1 4, ये सम संख्या है। हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया है। कहीं और में भी तो ऐसा नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लगाते हैं कि 1 + 3 + 1, ये हो गया 5। 5 एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो ये प्रश्न का उत्तर नहीं। वैसे उत्तर तो आ गया कि जब किन्हीं दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो एक सम संख्या बन जाती है, एक तरह का कंसेप्ट भी है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया कि n + p का मान 4 है, तो ये सही बात है। अगला है n + p + 1, मतलब 1 + 3 + 1, तो 5 एक विषम संख्या, गलत है। यहाँ पर लगाते हैं 1 × 3 और +2, ये भी 5 हो गया, और 5 भी एक विषम संख्या है, तो ये भी नहीं है। यहाँ लगाते हैं 1 × 3, तो ये भी 3 विषम हो गया। ये तीनों ही मान एक ऑड नंबर आते हैं, एक विषम संख्या आती है, तो आपके पास पहले वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए कि पूर्णांक n के लिए यदि n की पावर 3 विषम है, यदि n की पावर 3 विषम है, पूर्णांक n के लिए n की पावर 3 विषम है, हमारे पास एक संख्या n है जिसमें n की पावर 3 विषम है, तो एक काम करते हैं, जब n की पावर 3 विषम है तो कोई विषम संख्या इसके आगे मान लेते हैं, कोई भी मान लो। जैसे हमने एक संख्या मानी 27, मुझे एक ऐसी संख्या माननी है, यहाँ पर कुछ भी आप मान सकते हैं, लेकिन सवाल को एक बेहतर स्थिति प्रदान करने के लिए जैसा कहा गया वैसा मानेंगे। उसने कहा संख्या विषम, तो मैंने उसकी मर्जी रखी। फिर मैंने एक दिमाग अपना ये भी लगाया कि मुझे यार यहाँ से n का मान भी निकालना है, तो मैंने ऐसी संख्या रखी जो विषम हो और उसका घनमूल निकलता हो। तो जब n की पावर 3 27 होगा तो n का मान 3 हो गया।
उसके प्रश्न वाले के मर्जी के हिसाब से आपने 27 चुना क्योंकि विषम है, और 27 ही क्यों चुना, क्योंकि ये एक ऐसी संख्या है जिसका मैं घनमूल निकाल सकता हूँ, उसका यूज मुझे आगे भी करना है। अर्थात अगर ये विषम संख्या 27 है तो इसका हमने घनमूल निकाला तो n का मान 3 हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है कि n विषम है, पहला है n विषम है। अगला है n स्क्वायर विषम है, अगला है आपके पास n स्क्वायर विषम है, n विषम है और अगले में कहा n स्क्वायर विषम है, उससे अगले में कहा n स्क्वायर हमारे पास क्या है, सम है। तो n की पावर 3 विषम है तो n का मान 3 आ गया, n का मान 3 लगाते हैं, विषम है, बिल्कुल सही है। n का मान लगाते हैं 3 तो 3 तिया 9, ये भी विषम है, सही है। लेकिन जब n का मान फिर 3 लगाते हैं तो 3 तिया 9 वो सम नहीं है, गलत हो गया। अर्थात हमारे पास पहले वाला ऑप्शन सही है कि n विषम होगा और दूसरा वाला भी सही है कि n स्क्वायर विषम होगा, ये बिल्कुल सही है। इन सवालों का ना कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है, ये खुद ही कंसेप्चुअल प्रश्न होते हैं जितना आपको जानकारी संख्याओं के बारे में है। यदि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं फिर भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जो भी बुक आपके पास है उसमें एक बार देख लें कि संख्या क्या होती हैं। अगला है कि यदि n-1 एक विषम संख्या है तो इससे निकटतम दूसरी दो विषम संख्या क्या होंगी। हमारे पास एक विषम संख्या n-1 है, तो करें कि n-1 के निकटतम विषम संख्या क्या होंगी। हम जानते हैं कि विषम या सम संख्याओं में 2 का फासला होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ मेरे पास एक विषम संख्या 3 है, मैं आपसे कहूँ कि इसके पास वाली मुझे 2 बताओ, तो आप कहेंगे एक इससे पहले होगी और एक इसके बाद में होगी, जो कि 1 और 5 होंगी। 3 के निकटतम जो विषम संख्या होंगी वो 1 और 5 होंगी, ये आपकी याद था। लेकिन आप 3 से 1 पर आते हैं तो आपने 2 घटा दिया, और 3 से आप 5 की तरफ जाते हैं तो आपने 2 जोड़ा है। 3 से मैं 1 की तरफ आता हूं तो 2 घटा रहा हूं, और 3 से 5 की तरफ जाता हूं तो मैं 2 जोड़ रहा हूं। इसका मतलब है कि अगर हमें किसी विषम संख्या के निकटतम संख्या चाहिए तो इससे पहले वाली चाहिए तो 2 माइनस कर दो, तो मैं n-1 में से माइनस कितना कर दूंगा, 2 कर दूंगा। और अगर हमें इससे अगली वाली संख्या चाहिए तो हम लोग इसमें 2 जोड़ देंगे, n-1 प्लस कितना होगा 2। विषम संख्याओं में 2 का फासला होता है, आगे जाना चाहते हैं तो +2 करिए और पीछे आना चाहते हैं तो -2 करिए। तो ये हमारे पास n- कितना होगा 3, और ये हमारे पास n प्लस कितना होगा 1। तो n-3 और n+1, n-3 और n+1 ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 22 का जो आपके पास ऑप्शन हुआ वो सी हो गया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा विषम होगा। निम्नलिखित में से हमेशा कौन सा विषम होगा। 2 विषम संख्याओं का योग, हम 2 विषम संख्या लेते हैं तो 1 + 3 = 4। उसने कहा है कि 2 विषम संख्याओं का योग, तो भाई 2 विषम संख्याओं का योग तो 4 आ रहा है जो कि सम है, तो ये तो विषम नहीं हुआ, बात गलत हो गई। इसने कहा है कि इनमें से हमेशा सार्वभौमिकता के हिसाब से विषम होगा। तो पहले वाल 2 विषम संख्याओं का अंतर, एक संख्या लेते हैं 3, जितनी छोटी लेंगे उतना जोड़ घटा में आसानी होती है, आप कोई भी 2 संख्या विषम ले सकते हैं। 3 - 1 मतलब कितना होगा 2, ये भी एक सम संख्या है, उसने विषम की बात कही है। अगला है कि n का 2 विषम संख्याओं का गुणनफल 1 × 3 बराबर होगा आपके पास 3, ये बात बिल्कुल सही है। 2 विषम संख्याओं का गुणनफल, 2 विषम संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा विषम होता है। सम संख्याओं में तो सब कुछ सम आना है। अगर हम कोई 2 संख्या सम लेते हैं, उन्हें जोड़ोगे तब भी सम आएगा, उन्हें घटाओगे तब भी सम आएगा, सम का सम ही आना है। गुणा करोगे तब भी सम आएगा, ये बात आप समझ लो पहले कान खोल के।
दो संख्याओं को जोड़ो आपस में, अगर वो दोनों सम संख्या है तो योगफल भी हमेशा सम आएगा, अंतर भी सम आएगा और गुणा भी सम आएगी। लेकिन विषम संख्याओं में क्या है, अगर विषम संख्याओं में हम उन संख्याओं को जोड़ते हैं तो वो सम आती हैं, उनका अंतर करते हैं तब भी सम आती है, लेकिन उनकी गुणा करते हैं वो केवल तभी विषम आती हैं। तो यदि आपको दो संख्याओं की गुणा विषम प्राप्त करनी है तो दोनों संख्या विषम आप लेकर रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि n का प्रथम मान क्या होगा जिसके लिए n² प्लस n प्लस 41 एक अभाज्य नहीं है। इस प्रश्न को हमें ऑप्शन से करना बेहतर लगेगा, वजह क्योंकि ऑप्शन से ही प्रश्न होगा, नहीं तो इस सवाल के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ये हमारे पास लिखा है n² प्लस n और प्लस है आपके पास 41। n² प्लस n प्लस 41 में n का मान क्या होगा जबकि ये मान अभाज्य ना हो। तो पहला ऑप्शन है 1, अगला है 10, उससे अगला ऑप्शन है 20 और उससे अगला ऑप्शन है आपके पास 40। 1 है, 10 है, 20 है, 40 है, ये सारे ऑप्शन आपके पास दिए हैं। तो करें कि इनमें से हम कौन सा लगाएं ताकि अभाज्य ना मिले। तो इसने पहले प्रथम मान कहा है तो हम एक काम करेंगे कि 1 लगा के देखते हैं, छोटे से छोटा। जब मैं 1 लगाता हूं तो 1 और प्लस 1 और प्लस 41, ये हो गया हमारे पास 43। मैं जैसे ही n का मान 1 लगाता हूं ये 43 आता है। 43 एक अभाज्य है, 43 एक अभाज्य है, ये हमारे पास गलत हो गया। इसने कहा है कि मान वो लगाओ या वो आंसर होगा जहां पर इसमें लगाने पर अभाज्य नहीं आना चाहिए। n का मान 1 लगाते हैं तो ये अभाज्य आता है, इसका मतलब है कि ये प्रश्न का उत्तर नहीं है, मतलब एक आंसर नहीं होगा। ऐसे ही मैं 10 लगाता हूं तो 10 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 100 और प्लस 10 और प्लस होगा 41 बराबर कितना होगा आपके पास 151। 151 भी एक अभाज्य संख्या है। 151 भी एक अभाज्य संख्या है। किसी संख्या को हम लोग कैसे चेक करते हैं कि वह अभाज्य है या नहीं है, किसी संख्या को हम लोग कैसे चेक करते हैं वह अभाज्य है या नहीं है। तो सबसे एक नॉर्मल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। वैसे वास्तविकता के तौर पर मैं नहीं कह सकता, जल्दबाजी में अगर हमें चेक करना हो कि यह संख्या अभाज्य है तो जितनी भी 5 से बड़ी अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी 5 से बड़ी अभाज्य संख्याएं हैं वो 6 प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होती हैं। मैं नहीं कह सकता कि सभी होंगी, आप कहेंगे कि 6k प्लस 1। 151 मतलब एक नॉर्मली जल्दबाजी के लिए अगर हमें चेक करना हो कि वो संख्या अभाज्य है कि नहीं है, तो जो 5 से बड़ी अभाज्य, मैं नहीं कह सकता कि 6k प्लस माइनस 1 वाली सभी संख्या अभाज्य होंगी, लेकिन नहीं, इसका रिवर्स सही है कि जो संख्या अभाज्य है वो संख्या डेफिनेटली 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होगी। यकीन नहीं आता देख लो, हम इसे 6 से भाग लगाते हैं तो 25 छक्का 150। मुझे बताओ कि ये संख्या 6 गुणा 25 प्लस 1 की फॉर्म की है कि नहीं है, तो ये संख्या अभाज्य होगी। यह अभाज्य को चेक करने का तरीका आपके पास और भी है कि हम 151 से बड़ी कोई ऐसी संख्या लेते हैं जिसका वर्गमूल पूरा निकाल सकें। तो 151 के बाद एक संख्या आती है 169। 169 का वर्गमूल निकालते हैं हम लोग 13। 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो 13 आएगा। सवाल है कि 151 को चेक करना है कि ये संख्या प्राइम नंबर या अभाज्य है कि नहीं है। तो हम लोग 169 का वर्गमूल निकालते हैं 13। 13 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या, जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई और आपके पास 13 खुद हो गई। यदि ये संख्या 2 से कट जाती है, यदि ये 13 तक की किसी भी संख्या से कट जाती है तो फिर ये संख्या अभाज्य नहीं है। और यदि ये इनमें से किसी भी संख्या से नहीं कटती है तो ये संख्या अभाज्य होगी। 151 न 2 से कटता है, न 3 से, न 5 से, न 7 से, न 11 से, न 13 से।
151 इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, किसी भी नंबर से विभाज्य नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये अभाज्य संख्या है, तो 10 भी गलत हो गया। इसी प्रकार 20 भी आप लगाते हैं तो ये भी गलत साबित होगा। हमें कुछ इस प्रकार से संख्या मिलेगी जो कि एक अभाज्य संख्या को निरूपित करती है, तो हम इसमें 40 लगाते हैं और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए मैं 40 लगाता हूं, 40 का वर्ग कितना होगा आपके पास 1600 प्लस होगा हमारे पास 40 और प्लस होगा हमारे पास 41। ये हो जाता है हमारे पास 1681। 1681 संख्या ऐसी है जो भाज्य है और जो 41 से कटती है। 1681 संख्या अभाज्य नहीं है क्योंकि ये किसी संख्या से कट रही है, और ऐसा हमें किसने प्राप्त कराया है? 40 ने। तो हमारे प्रश्न का उत्तर 40 हो जाएगा। इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न नंबर देखिए 25। 25 नंबर प्रश्न कैसे होगा? प्रश्न नंबर देखिए 25 के समीकरण, कोई भी 2 अंकों वाली संख्या होती है तो उसका विस्तार कुछ अलग तरह से होता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एक संख्या मेरे पास 43 है। 43 का मतलब 40 प्लस 3 होगा, मतलब उसे उसके दाईं तरफ दाईं के हिसाब से 0 लगाकर उसे हटाया जाता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं, एक सवाल है कि 9h प्लस 8h प्लस h हमारे पास 6, मतलब दाईं वाले अंक को हटाते हैं तो 10 से गुणा करके उसे हटाया जाता है और बराबर हो जाता है आपके पास 230। 9 का मतलब हो जाएगा आपके पास 90 प्लस h, ये हो जाएगा आपके पास 80 प्लस h, ये हो जाएगा आपके पास 10h प्लस 6 और बराबर हो जाएगा आपके पास 230। 9 और 8 कितना होगा आपके पास 17। 9h प्लस, सॉरी गलत हो गया सवाल, क्योंकि इसमें ये 8h नहीं है, ये h8 है। ऐसे ना सवाल को करते करते हमें लग जाता है कि पता नहीं हमने गलत कर लिया है। आपके अंदर भी ये अनुभव एक समय के बाद खुद ही डेवलप हो जाएगा कि यार पता नहीं अंदर से आवाज़ ऐसी आती है कि जैसे ही हमने सवाल बोर्ड पे लिखा या कॉपी पे लिखा तो सवाल ने ये कहा कि नहीं आप कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन ये समझ एक समय के बाद ही आपके अंदर आएगी। 9h प्लस h8 प्लस h6, तो ये हो जाएगा आपके पास 90 प्लस h, ये हो जाएगा आपके पास 10h प्लस 8 और ये हो जाएगा आपके पास 10h प्लस 6 बराबर होगा 230। 10 और 10 20 और h मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 21h। 21h बराबर लिखा है 230 माइनस 90 और 8 98 और 6 होता है 104। जब 230 में से हम लोग 104 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 126। 21 का पहाड़ा सभी की याद होता है, 21 छक्का 126, h का मान 6 हुआ। अभी मिलता हूँ पुनः अगले लेक्चर में। थैंक यू।